अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अब्दुल्ला। आई थॉट यू डिड नॉट रिमेंबर। देखिए सारी टीम ने मुझे विश कर दिया था। I do not remember and I pretended like मुझे तो याद ही नहीं है। अच्छा प्रिटेंड किया था वैसे। दैट वाज गुड। ऑस्कर मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल अनरिलेटेड टू माई बर्थडे, वो आपको पता है ना कि ईद के जो हमने शोज़ किए हैं आप लोगों के साथ ही थे, उसमें हम आपको बता रहे थे और रोज़ ही एक न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को हमने बुलाया हुआ था बिकॉज पीपल ईट सो मच ऑन ईद कि वो और आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी कि कोई मैं तो कर रही थी। You were not believing it कि कोई ज़्यादा खाने से भी अस्पताल पहुंच सकता है। बट एज इट हैज टर्न्ड आउट कि कोई 18 से 25 हज़ार लोग पंजाब में दे एक्चुअली डिड एंड अप इन हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। कैन यू बिलीव? मतलब हजारों की बात हो रही है। तो वो उस दिन जो हमने इतना एक्सटेंडेड सेगमेंट्स किए थे पहले ईद के दोनों दिनों में हमने, बिकॉज ही न्यू मच मोर देन आई डिड, बट ये होता है, दिस इज अ फैक्ट। एंड व्हेन आई रेड दैट न्यूज़ आई वाज लाइक ये जाके मैं ज़रूर बात करूंगी। प्लीज़, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे लेकिन एक्चुअली पंजाबीज लव टू ईट। तो कंसेंसस इससे कंक्लूजन ये निकला। वैसे मैं ये सोच रहा था, और जब इस तरह की खबरें हम पढ़ते हैं कि 18 से 25 हज़ार का अप्रॉक्सीमेट फिगर आ रहा है जो कि अस्पताल पहुंचे हैं ओवर ईटिंग की वजह से, बसियारखोरी की वजह से। अब आपका जी भर गया, आपका पेट भर गया, उसके बाद आप कैसे हो सकता है कि खाए चले जाएं और उसके बाद अस्पताल मैं बताती हूँ कैसे हो सकता है। मतलब चलो हम इतना नहीं खाते लेकिन इट्स ऑल अबाउट नीयत। बिकॉज व्हेन इट इज देयर, पेट भर गया, दिमाग भर गया, मैदा मतलब चीखे मार रहा है, सब कुछ हो गया, लेकिन चीज पड़ी हुई है अभी और ये भी पता है कि ये कल को इस तरह नहीं मिलेगी, तो ठोसो, खाओ। मतलब और क्या रीजन हो सकता है हजारों लोगों का अस्पताल पहुंचने का? अब आप सोच ही लें। अच्छा, एक ईद इकोनॉमी भी होती है ना, आपको पता है, चूंकि आप ईद से रिलेटेड बात कर ही रही हैं, तो इस मरतबा ईद की स्पेंडिंग का भी जायजा लिया जाता है ये देखने के लिए कि मईशत की क्या हालत है। सो अप्रॉक्सीमेटली 25% कम स्पेंडिंग की गई है इस मरतबा जानवरों की खरीदारी पर एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। और 25%। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे हालात और आवाम की हालत खासी पतली है, क्योंकि ईद भी आई है शदीद गर्मी में और एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी है, दूसरी तरफ लिटरली लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा आप पता है क्या, पहले एक सवाल होता था रेंट दे दें या राशन डलवा लें, अब वो सवाल बिल्कुल बदल चुका है। इक्वेशन इस तरह तब्दील हुई है कि या तो बिजली का बिल दे दें या जिंदा रह लें। लिटरली ये हो गया। मतलब चॉइसेस इतनी स्टार्क हो चुकी हैं कि वन और दी अदर, मतलब दोनों के बगैर जिया नहीं जा सकता, लेकिन आपको पिक करना पड़ता है कि आप क्या करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, द पावर हैज बिकम सो एक्सपेंसिव कि किसी एक पंखा चलाने वाले के लिए भी, और बला की गर्मी पड़ रही है, बर्दाश्त से बाहर है ये बिल अफोर्ड करना, फिर 3-3 घंटे की लोड शेडिंग का तो ना ही आप हाल पूछें क्या है अक्रॉस द कंट्री और कराची में भी। सो थिंग्स आर नॉट गुड। मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ भी थोड़ी सी लोड शेडिंग हुई है। नहीं, वो हमारे यहाँ मामला ठीक है। अच्छा, एनीवे चलिए, ये तो खैर वी जस्ट वांटेड टू मेंशन बिकॉज ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है जी हमारे यहाँ। और जैसे कि आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमती सेटअप की मुद्दत जो है वो 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है। हम हमेशा रोज़ बात करते हैं ना कि जो सोशल मीडिया ट्विटर उनका एक कोई हैंडल करता है ना, तो वो कहते हैं कि बड़ी ईद के बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो भाई वैसे ही शुरू हो जाएगी, 13 अगस्त को तो मुद्दत खत्म हो रही है। इसमें क्या शेख साहब आपने खबर दी थी? You know, he likes to just say that I am the one, जो कि मैंने ही तो बताया, प्रेडिक्ट किया है कि 13 अगस्त के हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो जी होना तो यही है कि 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है मुद्दत, और कौमी असम्बली और सिंध बलोचिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने में कमो बेश समझे आपको कितने रह गए हैं दिन? 37 डेज जो हैं वो रह गए हैं। और ऐसे में निगरान हुकूमत के क़याम पर काम शुरू होना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर अब तक कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो आइंदा 15-20 सालों की प्लानिंग जो है वो भी बता दी है। अब उनका क्या कहना है, देखें। एक बात मैं आपको अपने 40 साल तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि अगले कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए वक्त की हुकूमत, सियासतदान और इन इदारों को मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए, ये मैं दोहरा रहा हूँ, हम मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी अल्लाह ताला के फज़ल करम से।
चंद रोज पहले दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकातों के हवाले से चमगोइयां हो रही हैं कि इसमें काफ़ी कुछ तय हो गया है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि दुबई में बंदर बांट चल रही है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है और ये फैसले कर रहे हैं दुबई में, उन्होंने हुकूमत करनी है पाकिस्तान में और ये उधर बैठे हैं। मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये फैसले अवाम ने करने हैं या इन लोगों ने आपस में बंदर बांट करनी है? तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये अवाम फैसला करेगी कि कौन किधर जो है ना हुकूमत करेगा, किसके पास जो है ना अवाम में डेट देती है और इस तरह जो आपस में बंदर बांट करती है। ये लेकिन आ जाए तो इंशाल्लाह इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इनको पता चल जाएगा कि क्या हालात है। अच्छा जी, ये भी आपको बता दें कि दुबई मीटिंग्स के नताइज तो ऑब्वियसली जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन सियासी जमातों की अपनी इंतखाबी तैयारियां भी ठंडी सी पड़ी हुई हैं और इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के लिए मियाँ साहब का पाकिस्तान वापस आकर क़यादत करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इस हवाले से अभी तक इब्हाम पाया जाता है। ये भी देखें। वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमारी हुकूमत एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगी टाइम से, लेकिन इलेक्शन करवाने की तारीख इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। तो बतौर हुकूमत आप कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वक्त पे ही करवाएगा? इंशाल्लाह जी, बहुत कॉन्फिडेंट है अभी तक। और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या इत्तलात है? क्योंकि कुछ मीटिंग्स में आज़म नज़ीर तारा साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। बस नवाज शरीफ साहब का आना जो है वो आप समझे कैंपेन होगा और बहुत जल्द शुरू होगी ये कैंपेन। आने के हवाले से तो वैसे पिछले 3 साल से बातें की जा रही है कि बहुत जल्द आएंगे, इलाज के बाद आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली किस वक्त आएंगे? इलेक्शन के करीब आएंगे, केयरटेकर हुकूमत के वक्त आएंगे? इलेक्शन के करीब आएंगे। जैसे इलेक्शन कैंपेन हमारी शुरू हो जाएंगी, जैसे हम यहाँ हुकूमत छोड़ेंगे तो आप समझिए कैंपेन शुरू हो जाएगी। तो नवाज शरीफ आ जाएंगे कैंपेन करने के लिए? जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। तो आपने सुन लिया। और आज की तारीख में अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, लेकिन उनसे भी निगरान हुकूमत के हवाले से अब तक कोई मुशावरत सामने नहीं आई है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी नून लीग ने खुद ही निगरान हुकूमत के लिए नामों और पावर शेयरिंग के हवाले से इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में इन दोनों जमातों के अलावा दीगर 10 से ज़ायद जमातें भी हैं और इन सबको एतमाद में लेना ज़रूरी है। और ये मुमकिन नहीं कि इतनी सारी जमातें बिना तहफ़्फ़ुज़ात के सब बातों पर इत्तेफाक कर लें। बहरहाल निगरान सेटअप अब लाना है और इसके लिए आज ही से काम शुरू करना पड़ेगा। मियाँ साहब अकेले दुबई में बैठकर फैसले तो नहीं कर सकते, सबको ऑन बोर्ड लेना भी ज़रूरी है। क्या मामलात बन सकते हैं, क्या नाम हैं पॉसिबली जो सामने आ सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, उन्हीं से पूछ लेते हैं। और सबसे पहले आपसे यही पूछ लेते हैं कि हुकूमत को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि वक्त कम रह गया है, आपको निगरान सेटअप के लिए आगे बढ़ना होगा। तो दुबई में सब तय हो गया, हमें तो यही पता चल रहा है। कब तक हम कोई वाज़े ऐलान देखेंगे? वैसे तो खबरें ही हैं, क्या तय हुआ? हाँ, लेकिन आपसे तो अंदर की बात हम जानना चाहते हैं। देखिए, निगरान हुकूमत के लिए हुकूमत कोशिश करेगी कि ऐसा काबिल कबूल नाम लेकर आया जाए जिन पर सब लोगों को इत्मीनान हो और ये एबिलिटी भी उसमें हो कि वो अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाने में अपना भरपूर रोल प्ले कर सके। हम अपना कोई फेवरेट नहीं लाना चाहते, बल्कि ऐसा काबिल कबूल और ऐसा एक एलिजिबल नाम लेकर आना चाहते हैं जो इलेक्शन को फेयर एंड फ्री भी करवाए और सबके लिए काबिल कबूल भी हो। जो नाम तो चले हम सभी मुंतजर हैं कब सामने आता है दुबई से। तो ऑब्वियसली दैट तो गोज विदाउट सेइंग होगा ही, जाहिर है तभी तो ऐलान होगा। अब ये बताइएगा तलाल साहब कि दुबई से इत्तलात ये भी मिली हैं कि निगरान सेटअप में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस हो चुका है। वैसे तो ऑब्वियसली केयरटेकर्स न्यूट्रल होने चाहिए, लेकिन पीपी और नून लीग इसमें भी शेयरिंग चाहते हैं। तो ये तासुर भी बनता है कि शायद ये सेटअप मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा के लिए आ रहा है। ऐसा है या इसकी नफ़ी करेंगे आप? देखिए, दुबई के बारे में बहुत सारी जो है ना अफवाहें भी हैं और बहुत सारी क्यासराइयाँ भी हैं कि दुबई में ये हो गया, दुबई में वो फलां हो गया। एक्चुअली मसला ये है कि जहाँ मियाँ नवाज शरीफ जाते हैं वहाँ फिर खबरें तो बनती हैं और पाकिस्तान की सियासत जो है वो नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो दुबई में हो या लंदन में हो। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी क्यासराइयाँ करने की बजाय या अंदाजे लगाने की बजाय हमें इंतजार करना चाहिए और मियाँ नवाज शरीफ अगली हुकूमत बनाने के लिए इतनी तगोदो नहीं कर रहे जितनी अगली हुकूमत को चलाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए, गरीब के
चूल्हे को चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो उनकी काविशें और कोशिशें, वो कहीं भी, वो दुबई हो या जद्दा या लंदन हो, उनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी का पहिया चलना चाहिए, पाक गरीब का चूल्हा चलना चाहिए। तो कोशिश इस बात पे हो रही है। अच्छा, एक बात तलाल साहब जिस पे एतराज़ भी हो रहा है, और आपको पता है कि बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। अब ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान के बड़े फैसले जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे, और लंदन प्लान की तरह अब कोई दुबई प्लान भी है, वो भी बन रहा है। तो अच्छा होता कि मियाँ साहब अगर वापस पाकिस्तान आकर ये सब मामला जो हैं वो हैंडल करते, यहाँ मुलाकातें करते। तो क्या वो आ रहे हैं? 14 अगस्त की तारीख आ रही थी सामने। बिल्कुल। तो कुछ एनी प्लानिंग ओवर देयर? देखिए, सबसे पहली बात है, मियां नवाज शरीफ जहां भी हो, वो पाकिस्तान के वो लीडर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा चाहा जाता है या सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। उनकी पार्टी जो है इस वक्त हुकूमत में है, और उनकी पार्टी कोई किसी से हुकूमत मांग के नहीं आई। ये वो एक रिग्ड इलेक्शन के बावजूद पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर उभरी है और वोट लेकर आई है। सो वो जो भी फैसले करें, वो कहीं भी बैठ के करें, वो पाकिस्तान के लिए सोच समझ के और पाकिस्तान की मोहब्बत और इखलास में उसके फैसले करते हैं। और इस बात का गवाह है कि जब भी उनका दौर आया है तो वो लोग याद करते हैं। इसीलिए आज 2013 से 18 का वो जो दौर है, लोग याद करते हैं कि उस वक्त महंगाई कम थी, उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी आसमानों से बातें करती थी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज थी, डॉलर कंट्रोल में था, गरीब की रोटी उसको मिलती थी, उसका चूल्हा चलता था। सो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान इलेक्शन से पहले आएंगे और इलेक्शन की मुहिम मियां नवाज शरीफ चलाएंगे। और जो लोग समझते थे कि जिन्होंने नवाज शरीफ माइनस करने की कोशिश की या माइनस करने का ख्वाब देखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर है। चलिए जी, आएंगे तो हम सुन ही रहे हैं। लेट्स सी हमें पता है क्या तारीख तय होती है। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बट अपेरेंटली ज़रा यही बता रहे हैं कि अगर मामलात एज पर प्लान गए तो 14 अगस्त को वापसी हो सकती है मियां नवाज शरीफ साहब की। अब क्या सिनेरियो बन रहे हैं इसमें? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी रेलेवेंट है, कितनी रेलेवेंट नहीं है? सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया वड़ाइद साहब, आपने वक्त दिया। वड़ाइद साहब, अब हुकूमत जो है इसकी मुकर्ररा मुद्दत लगभग कोई 1 महीने की बची है, इसके बाद निगरान सेटअप आना है। बज़ाहिर इसका फैसला शहबाज शरीफ और राजा रियाज को करना है, लेकिन असल किंग मेकर्स तो शायद नवाज शरीफ ही हैं और जरदारी साहब हैं। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ अपना फैसला फाइनल कर चुके हैं या अभी जल्दी नहीं है उन्हें? मेरा ख्याल है कि अकेले ये नवाज शरीफ ने फैसला नहीं करना, इसमें जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट जो है, इन दोनों का भी ज़ाहिर है मशवरा और उनके साथ जो है पूरी सलाह मशवरा जो है वो होगा। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है अभी इस बारे में 2 चीज़ें सोची जा रही हैं। एक तरीका यह है कि पार्लियामेंट से जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के हवाले से इस पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल बढ़ा ली जाए, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि 1 महीने के बाद निगरान हुकूमत बनाई जाए, उसको लंबा चलाया जाए, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए फ़िलहाल नज़र नहीं आते। अब देखें इसमें से कौन सी सूरत इख्तियार की जाती है, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। हाँ वड़ाइद साहब, लेकिन अगर हम ये देखें कि 11-12 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद हो तो ये आसान काम तो नहीं होगा कि किसी ऐसे निगरान सेटअप पर इत्तेफाक हो जो सबके लिए काबिल कबूल भी हो और उनको पसंद भी हो। तो आपको लगता है कि सब इत्तेफाक राय से हो जाएगा या कोई ना कोई नाराज़ ज़रूर होगा? डेफिनेटली इतनी सारी जमातें हैं तो इख्तलाफ तो होगा, लेकिन बुनियादी बात है कि क्या जरदारी, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर होते हैं। अगर ये एक पेज पर हो गए तो ज़ाहिर है उससे निगरान हुकूमत जो है वो बन जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है इनके लिए भी बड़ा मसला है कि कैसी निगरान हुकूमत बनाएं जो मईशत को भी चलाए, जो सियासत भी इनकी सीधी रखे और जो है मुल्क की गवर्नेंस भी करे। तो ऐसा वज़ीर आज़म ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है अभी इस तलाश में लगे हुए हैं कि कौन ऐसा हो। अच्छा, एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात भी वड़ाइद साहब कि इस पूरी एक्सरसाइज का शुरू होना और इसका ऐलान होना इसलिए भी अहम है क्योंकि आवाम को एक सिग्नल जाए, सबको पता लगे कि हुकूमत इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए संजीदा है। आज की तारीख में सब अवामिल देखते हुए आपको इलेक्शन वक्त पर होते हुए या चले एटलीस्ट इसी साल होते हुए नज़र आ रहे हैं?
देखिए फ़िलहाल तो ऐसे अवामिल नज़र नहीं आते कि इस साल इलेक्शन हो जाए। उसकी एक तो वजह यह है कि नवाज़ शरीफ ख़ुद सितंबर में आ रहे हैं और एक महीने के अंदर ज़ाहिर है वो ऐसी कंपेन नहीं कर सकते कि जिससे जो है वो इलेक्शन वो जीत सकें। और पीटीआई का वोट बैंक भी बरकरार है। ज़ाहिर है ऐसे कराइन लगते हैं कि पीटीआई की अगली हुकूमत जो है आने से रोकी जाएगी और उसके लिए ज़ाहिर है नून लीग का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और नून उस वक्त ही स्ट्रांग हो सकती है जब कुछ वक्त मिले मियां नवाज़ शरीफ को, अदालतों की तरफ से उन्हें फ्री हैंड हो और उनके पास जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी आ जाएं और फ्लोटिंग वोट भी आ जाए और ये तासर हो कि उनकी अगली हुकूमत बन। बहुत शुक्रिया आपको सुहेल बड़ाइच साहब। लेकिन एक राय ये भी है कि ये दो धारी तलवार भी हो सकती है ना। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उम्मीद तो लोग यही करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन अगर हालात बेहतर ना हुए तो उलट साबित हो सकता है मामला इलेक्शन को आगे लेकर जाने का। खासतौर पे मतलब आपका भी यही राय है कि शायद इस साल ना हो, और ख़ासतौर पे क्योंकि बकौल बड़ाइच साहब मियाँ साहब जो हैं वो सितंबर में आ रहे हैं और हमने ऐसी इत्तलात सुनी थी कि वो 14 अगस्त को आ रहे हैं। तो चलिए ये मुस्लिम लीग नून से हम इसीलिए रब्ता करते हैं, लेकिन वो भी हमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं देते कि मियां साहब आ कब क्या वो क्लियर कट आंसर क्यों नहीं देते? They don't know themselves. Absolutely. वो मतलब आने वाले हैं ना, बस आए कि आए और ऐसे हम दरवाजा खोल के खड़े हो जाएं तो वो आ जाएंगे या whatever. They don't know themselves. So पाकिस्तान आना तो पता नहीं कब फाइनल होगा, ये तो बता ही देंगे जब इनको खुद पता लगेगा। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुतअद्दिद बार पूछते आ रहे हैं, अभी भी पूछेंगे, लेकिन फ़िलहाल मियाँ साहब मरीम नवाज साहिबा के हमरा सऊदी अरब चले गए हैं। अच्छा, और ज़्यादातर का यही कहना है कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले आ जाएंगे, जो कि विच साउंड्स रियली फनी बिकॉज इलेक्शंस कब है, तो इलेक्शन से पहले आ जाएंगे मतलब अगले साल। सो यू नेवर नो। सो मियाँ साहब फ़िलहाल तो है सऊदी अरेबिया में और वहाँ वो उम्रा करेंगे और 10 दिन अपैरेंटली क़याम करेंगे, कुछ और मुलाकातें भी हैं और 10 दिन बाद वो लंदन रवाना होंगे। ये भी अजीब लगता है ना। खैर मियाँ साहब की बात नहीं हो रही, लेकिन एक सेकंड सुनो कि पीपल कम ऑल द वे फ्रॉम द वेस्ट एंड कम एज फार एज दुबई, और फिर वो अगर पाकिस्तान ना आए तो जरा मुझे तो आपको क्या लगता है कि वो डिस्टेंस की वजह से नहीं आ रहे पाकिस्तान? कम ऑन, आइंदा साल क्या होने वाला है जी? आइंदा साल हज की ख्वाहिशमंद अफराद जो है ना वो अपनी कमर कस लें। अभी कोई कसर रह गई है? जी जी बिल्कुल कसर रह गई थी। यही हम सोचते हैं ना कि अब क्यों इससे बुरा होगा और फिर माशाल्लाह फिर क्या होता है। आई कैन नॉट से कि ये बुरा है, यू कैन नॉट कैटेगराइज इट कि ये बुरा या अच्छा है। आप बताएं, फिर हम इस पर बहस करते हैं। मुल्क के हालात को पहले जरा मद्देनजर करें और फिर आप जरा खबर सुने कि हुकूमत जो है वो कुछ नया करने जा रही है, और वो नया क्या है? वज़ीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने वाजे कर दिया है कि आइंदा साल हज पाकिस्तानी रुपए के बजाय डॉलर में होगा। क्यों भाई? एनीवे जरा पहले उनको सुने। अब बात होगी डॉलर के अंदर, अब पाक रुपी के अंदर बात नहीं होगी, इसलिए कि जब हम पाक रुपी में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने महंगा हज किया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मैंने हज पाकिस्तान में नहीं कराना, सऊदी अरब में कराना है। सऊदी अरब के अंदर पिछले साल जो डॉलर के अंदर हज हुआ है पाकिस्तान का, एक पाकिस्तानी हाजी का जो हज हुआ है वो $5000 में हुआ है। अब ज़ाहिर है कोई हमारा अपना इवेंट तो है नहीं, हमने सऊदी अरब में कराना है, वहाँ का एक सर्टेन एक्सपेंस है जो कि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर ही है, तो उसी के हिसाब से तमाम मुल्क शायद तय करते होंगे। लेकिन हम कमा रहे हैं रुपए में और डॉलर इधर मिलता कहाँ है? ओपन मार्केट कुछ और है। ये डॉलर का मतलब ये नहीं है कि डॉलर के हिसाब से रेट तय होगा। फॉर इंस्टेंस $5,000 या $6,000 अगर तय होगा तो उसके हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले के मुताबिक, चलो सुन लो, इस फॉर्मूले के मुताबिक रवा साल सरकारी हज जो पाकिस्तानी 13 लाख रुपए में हुआ, जिसकी डॉलर में रकम अगर इस वक्त 285 चल रही है ना, तो उससे अगर लगाई जाए तो $4,561 बनती है, और इस हिसाब से मुल्क में 70 से 80 करोड़ डॉलर की डिमांड पैदा हो जाएगी। अब्दुल्ला, ये इसी किस्म की कोई चीज होगी। मेरा ये ख्याल है कि we are taking it in the wrong way। आपको लगता है हम बहुत लिटरल ले रहे हैं? हाँ, हम इसे लिटरल ले रहे हैं। मतलब डॉलर के हिसाब से वैल्यू तो तय होगी और कि भाई $5,000 है या $6,000 है, उसे आप उस वक्त के रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लें और उतने पैसे रुपीस में जमा करा दें। तो वो भी एक डाइसी बात है, क्योंकि आपको पता है डॉलर का रेट ऊपर नीचे भी होता रहता है, जो ऊपर ही होता रहता है। बिल्कुल, स्टेबिलिटी पे जरा डॉलर रुपए की कदर की स्टेबिलिटी पे जरा इस पे जरूर यही तो बात है। इस साल और पिछले साल को मिला मतलब ये नहीं होगा कि $5,000 आप बैंकों में जमा करा रहे होंगे हज देने के लिए। कम ऑन, द पॉइंट
पॉइंट ऑफ द मैटर इज पिछले एक साल में क्या हमें फेथ आया है कि जी डॉलर बड़ा कंट्रोलेबल होगा? हमने अपनी नजरों में देखा है कि डॉलर किधर गया। एब्सोल्युटली नहीं हो सकता, बिल्कुल ना हो। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉलर में पैसे दे रहे हैं कि जी डॉलर जमा करा रहे हैं। डॉलर हाथ में नहीं, आप डॉलर हाथ में नहीं, आप डॉलर की ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होंगे आप। मेरा ख्याल है डॉलर का एक रेट तय हो जाएगा कि भाई ये 4000 डॉलर का है, 5000 डॉलर का बनेगा, उस हिसाब से आप एक्सचेंज रेट के मुताबिक पैसे देंगे। So this is how it is going. अच्छा चलें, हमारे साथ फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं उनकी समझ में क्या आया और ये किस तरह मैनेज होगा। तो जी बात आपको पता ही है हमारी ये हो रही है कि अपने बुनियादी इशू पर आने से पहले बल्कि छोड़ दें, डॉलर के मौजूदा रेट की बात कर लेते हैं। IMF डील मिल गई है और अभी रकम ऑब्वियसली नहीं मिली, लेकिन सेंटिमेंट यही आ रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट किस सतह पर आ जाएगा, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगले अगर दो हफ्तों का बता दें अहवाल, कितनी स्टेबिलिटी आने वाली है? इफ एट ऑल। पिछले 9 महीने से ये मायदा अल्तवा का शिकार था और डेड आर लगा हुआ था, और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मायदे को तकमील तक पहुँचाया और बंद दरवाजे को खोल के फॉरेन एक्सचेंज का 3 अरब डॉलर का मायदा कर लिया स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत। तो इससे ये इस खबर से आने से, मायदा होने से पहले ही इसकी हवा पाकिस्तान में पहुँच चुकी थी, सेंटीमेंट तब्दील हो चुके थे और पाकिस्तानी रुपया जो 315 से कम होकर 290 तक आ गया था। और जो ही ये मायदा अनाउंस हुआ तो उसके बाद डॉलर का रेट, बैंक बंद थे और एक्सचेंज कंपनी में ज़्यादातर बंद थी, लेकिन जो ही एक्सचेंज कंपनियाँ खुली जो जिनके पास पैसा था तो उनके 2 घंटे में पैसे ख़त्म हो गए और डॉलर का रेट 290 से कम हो गए 280 के करीब आ गया था। और जब ये कंपनियाँ बंद हुई, जो इक्का दुक्का कंपनियाँ रह गई थी, तो सुनने में यह है कि बाद जगहों पर क्योंकि कंपनियाँ बंद थी, जो कंपनियाँ खुली थी तो मार्केट बहुत ज़्यादा रेट नीचे चला गया और जिन लोगों ने इस उम्मीद पर डॉलर रोक के रखी हुई डॉलर का रेट 500 होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, तो उनकी उम्मीदों में तो पानी फिर गया। और शहबाज शरीफ ने एक छक्का लगा दिया पाकिस्तानी रुपये का, स्टॉक एक्सचेंज का, उनके छक्के छुड़ा दिए और वो अपने डॉलर जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं कि इससे पहले कि 270 से भी कम हो जाए। जिन्होंने 5-6 अरब डॉलर एक्सपोर्टरों ने इस उम्मीद पे रोके हुए थे कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हम लेके आएंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों में तो पानी फिर गया और अब वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको कैश कराएँ इससे पहले कि डॉलर का रेट, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने 2 हफ्ते पहले ये खबर दी है कि पाकिस्तानी रुपये की रियल वैल्यू 245 रुपये है। तो ये सबको पता है आने वाले दिनों में जब फंड मिल जाएंगे तो रुपया 245 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये हज वाला मामला मलिक साहब हम आपसे भी डिस्कस करना चाहते हैं। अब हुकूमत कह रही है कि अगली बार हज के लिए डॉलर जो है उसके हिसाब से मामला तय होगा। अब 1,80,000 आज़मीन होंगे, सो क्या ये लिटरल मानों में हम लें कि हाजी डॉलर जमा हो रहे होंगे बैंकों में? अगर इस हिसाब से होगा तो 80 करोड़ डॉलर चाहिए होंगे, या फिर डॉलर के हिसाब से एक रेट तय हो जाएगा? फॉर इंस्टेंस आईफोन की $1 की कीमत है, आप उसको कन्वर्ट करके जितने का भी आता है देते हैं। सो या हम किस तरह इसको समझें? ज़्यादा ही दे देते हैं, इधर से देने पड़ता है। नहीं, कोई दबाव नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी फ्री मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा लोग अपनी जितने भी रियाल हैं दिरों में उसी पाकिस्तानी जब छुट्टियाँ गुजारने आते हैं तो पाकिस्तान में यहाँ का रेट हमारा बैंकों से भी ज़्यादा होता है और बाहर की मार्केटों से भी ज़्यादा है, तो यहाँ ही आके वो सेल करते हैं। और इस दफ़ा भी हुकूमत ने डॉलर हाजियों को नहीं दिए रियाल, उन्होंने कहा जी अपने सेल्फ अरेंजमेंट के तहत इंतज़ाम करें। तो जितना भी इंतज़ाम किया गया इस दफ़ा जो है हाजियों का जो प्रेशर था उसकी वजह से डॉलर का रेट भी बढ़ा। पूरा 1 महीना जो है डॉलर का रेट आपने देखा कुछ 20 रुपये बढ़ गया था। उसकी वजह से हाजियों की ख़रीदारी थी, जो कि आज की फ़्लाइटें ख़त्म हुई और हाजियों की ख़रीदारी कम हुई और डॉलर का रेट गिरा है और रियाल का रेट भी गिरा है। तो कोई इतने बड़ा अमाउंट नहीं है कि पाकिस्तान के 20 से 30 मिलियन डॉलर पर डे है हमारे पास सप्लाई, तो हमें बआसानी इसको जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं और उसमें ख़ास तौर पर स्पेशल इकनॉमिक कौंसिल जो बनाई है उससे 112 अरब डॉलर आएंगे। सर सी पैक को चाइना बड़ा मुतमईन है, खुश है और चाइनीज सफ़ीर ने हसन इकबाल को मिस्टर सी पैक और सी पैक का हीरो करार दिया है। तो अगला फेज़ 2 भी बड़े मैं समझता हूँ 60 अरब डॉलर का वो भी शुरू होने वाला है। तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान का रुपया भी मजबूत होगा, मैशत भी मजबूत होगी और स्टॉक भी मजबूत होगा।
आई थिंक बहुत शुक्रिया आई थिंक वी नीड मोर क्लैरिटी फ्रॉम वजारत मज़हबी उमूर ऑन दिस डॉलर इशू इन हज, कि वो एक रेट तय होगा या फिर एक्चुअली फिजिकली डॉलर ही जमा कराने होंगे बैंकों में। जितना मैं इसके बारे में सोच रही हूँ अब्दुल्ला, आई विल हैव टू एग्री विद यू, क्योंकि वाकई वो मतलब लिटरली डॉलर में नहीं देना होगा, कुछ कन्वर्जन होगी। बट मतलब आप चीजा पतरी में बैठा हुआ कोई बंदा, आप ये वजारत मज़हबी उमूर अगर ये एक्सपेक्ट कर रही है तो ये स्टूपिडिटी है, आई एम श्योर कि वो पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, डॉलर जो है वो जमा कराएगा। भी इंटरबैंक में जो भी रेट चल रहा होगा, आपने 5,000-6,000 डॉलर तय कर दिया, अच्छा जी हज का रेट है, उसके बाद इंटरबैंक या ओपन मार्केट से आपको जो भी रेट होगा वो तय करना होगा, उसके बाद वो पैसे जमा कराने होंगे। वी आर गोइंग टू एग्री ऑन द फैक्ट दैट वी नीड मोर क्लैरिटी ऑन दैट। तो लिहाजा हमने बात तो की है, लेकिन हमें इसमें डेफिनेटली मोर एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी चाहिए, जो हम लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये हम पता है क्या बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि जो जिस चीज़ के पीछे आप जितना भागते हैं ना, मुझे ये लगता है कि वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागती है। तो भागना छोड़ दें। ये बारिश के लिए तरस रही थी कि मैं लाहौर जा रही हूँ 2 दिन के लिए ओवर द वीकेंड, तो बारिश हो जाए और मजा आ जाए और पकौड़े खा लूँ और पता नहीं दही भल्ले खा लूँ और क्या हो जाए, साड़ना। तो मैं साड़ के जा रही थी कि ओ हो, और गर्मी में सड़ के आई लाहौर से ना। मगर अब माशाल्लाह कल देखिए लाहौर में जल थल एक हो जाना, समझती हैं? मतलब मैंने स्टेप आउट किया लाहौर से और वहाँ बरसना स्टार्ट हो गया, बादल ऐसे बरसे, आंधी ऐसी चली कि ऐसा सुनने में आया है और देख भी सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पे कि चीजें उड़ रही थी। हाँ, वैसे दैट इज स्कैरी। हाँ, दैट इज वेरी स्कैरी। तो इतना स्कैरी सीन हो गया कि क्या ये फवारे या बारिश है? ये बारिश। और मुझे मेरी फैमिली ने फिर वो वीडियोस भेजी लाइटनिंग की, और वो एक इट वाज अ शॉट आउट ऑफ ए मूवी, क्योंकि इतना कोई खतरनाक किस्म का सीन था जो कि somebody like me, जो कि मैं तरस रही हूँ, I would have loved to see it, लेकिन it's not all lovely, क्योंकि ख़तरनाक ही हो जाता है और फिर you cannot venture out, मतलब life comes to a kind of a standstill। तो ये सिर्फ by the way लाहौर में नहीं हो रहा, although हम शॉर्ट्स लाहौर के दिखा रहे हैं, across the country, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पूरा सेंट्रल पंजाब अगर आप देख लें, पोटोहार रीजन आप देख लें, कश्मीर में, मतलब all over it is raining except at us। So basically मानसून का पहला स्पेल था जो पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में बरसा है। कल हम एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। This is going to be हमारी तो ब्रेक ही चल रही है, हमारी तो बारिश ही नहीं हो रही। बारिश से ब्रेक चल रही है। मीन टाइम आए जरा मसलों की तरफ आते हैं और बड़ी बातें करते हैं। नॉट रियली मसले बट आपको समझाना भी है, बताना भी है कि 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हुई और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो हमने गिरते हुए देखे। कई बड़े नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ गए, तो ये भी एक पूरा सिलसिला था। लेकिन एक रहनुमा जो बज़ाहिर अब तक मेरा ख्याल है कि डटे हुए हैं, उन्होंने अब तक PTI नहीं छोड़ी, वो पार्टी के सदर चौधरी परवेज़। क्रेडिट तो देना चाहिए क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये तो सबसे पहले अपैरेंटली छोड़ने वालों में शामिल होंगे, सबसे लास्ट थे ना आने वालों में भी, तो सबसे लास्ट होंगे जाने वालों में भी। आपका कहने का मतलब मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, ये आपने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा ये। मैं तो खबर दे रही हूं। वो गिरफ्तार हुए थे ना, उस दिन उनके चेहरे पे बाकायदा परेशानी आई थी और जिस मुश्किल से वो गुजर रहे हैं वो इनकी ज़ाहिरी हालत पे भी नजर आ रहा है। देखिए क्या मामला रहा है। मैं कहता हूँ 10 नहीं 100 भी पर्चे ये दर्ज करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मैसेज है PTI वालों को कि आप इनके हथकंडों से बिल्कुल दिलेरी के साथ मुकाबला करें और कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हक और सच की लड़ाई, पाकिस्तान के हवाले से आपकी लड़ाई, उसमें आप खड़े हैं और मजबूती से खड़े रहें और इनका मुकाबला करते रहें। सब आपकी तबीयत भी नासाज है, क्या कहेंगे आप? अभी भी उसी तरह ही है। देखिए मैं ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ना, ये 7 दिन से इसी को धो के इनको पहना रहा हूँ और देखने वाली बात यह है कि ना कोई दवाई है, ना डॉक्टर है, ना डॉक्टर ना दवाई। इंसानियत तो होनी चाहिए ना, वजह कुछ भी हो, लेकिन बात तो इंसानियत की है ना। तो मैंने तो कभी किसी से बुरा सलूक ही नहीं किया अपने दौर में। एज ए चीफ मिनिस्टर भी मैंने लोगों की खिदमत की है। दिस इज कंसर्निंग। अब कुछ दिन पहले की ये बात हो गई है, लेकिन डॉक्टर ना होना, दवाई ना होना, ये तो गैर इंसानी हरकत है। मतलब लुक एट हिज एज एंड हिज कंडीशन और उनके हालात देखें। ये बड़ी अजीबोगरीब बातें होती हैं और ये कोई सैडली इतनी कॉमन प्रैक्टिस है इधर कि ये हमें सरप्राइज़ भी नहीं करता। इनफैक्ट जो जा रहा होता है वो खौफज़दा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि आगे जाके कुछ नहीं मिलना।
अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये भी आपको बता दें कि चौधरी शुजात जो हैं वो परवेज़ इलाही को वापस काफ लीग में लाने के लिए मुतअद्दिद बार जेल में मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन वो कायल नहीं कर पाए उनको। और ज़राए बताते हैं कि परवेज़ इलाही वापस काफ लीग में आने को तैयार हैं, लेकिन गेस व्हाट, मुनीस इलाही नहीं मान रहे। तो वो मुनीस इलाही जो कि आपको याद दिला दें 6-7 महीने से मुल्क में नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि नो वे। और मुनीस के खिलाफ भी मुख्तलिफ केसेस आपको पता ही है कि अदालत में ज़ेर समात हैं, लेकिन वो 9 मई से पहले ही मुल्क से बाहर जा चुके थे। और आजकल उनकी तवज्जो जो है वो वालिद की कैद तन्हाई पर होने के बजाय ट्विटर सियासत पर है। हाँ। ट्विटर सियासत एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। Because you know लेजर टाइम है, बाहर बैठे हैं तो ऐसे ही। He's in Spain, right? क्योंकि उनकी with a glass of juice हम जरा ट्वीट भी कर देंगे तो क्या चला जाएगा। अब ये तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने देखा है। I don't know, but I'm just imagining। सारी सूरत हाल में आपको बताइए, परेशान कुन बात यही है कि परवेज़ इलाही अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने फर्जंद के हाथ में दे चुके हैं, जो खुद पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल देख नहीं रहे हैं। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, खास तौर पर अगर पंजाब के सियासी हलकों में सबकी नज़रें इस तरफ इस वक्त किसी की तरफ हैं तो वो सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही के सियासी मुस्तकबिल पर हैं। कहाँ आपको ये मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, आप चौधरी परवेज़ इलाही की हिस्ट्री उठा के देखें तो वो हमेशा ही हुकूमत के साथ रहे हैं। सिर्फ ये एक ऐसा मौका आया कि वो नून लीग से अलहदा हुए और तहरीक इंसाफ के साथ आ गए। लेकिन इस वक्त चौधरी जो परवेज़ इलाही हैं, अगर उनका बस चलता तो वो अब तक तहरीक इंसाफ छोड़ चुके होते। लेकिन आजकल जो उनका जहन, कान, आंखें हैं वो उनके बेटे मुनीस इलाही हैं, और मुनीस इलाही नहीं चाहते कि वो इस वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही छोड़ दें। चौधरी शुजात ने भी उनसे मुलाकात की। चौधरी शुजात जो है वो किसी तरह उन्हें जेल से बाहर लाना चाह रहे हैं। वो चाहे वो तहरीक इंसाफ छोड़ के काफ लीग में आ जाएँ या तहरीक इंसाफ ही सिर्फ छोड़ दें, तो चौधरी शुजात की कोशिश है कि जेल से उन्हें बाहर लाया जाए। ये दूसरी मीटिंग भी उनकी चौधरी शुजात की, और उसमें भी जो परवेज़ इलाही है वो तो ख़ानदान में वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मुनीस इलाही अड़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि जेल में अगर पहले 15 दिन गुजार लें तो बाकी मुश्किल नहीं रहते, और लग रहा है कि अभी परवेज़ इलाही जो मज़ीद सख्तियों में हैं। और दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही पे बेटे के साथ साथ उनकी अहलिया और चौधरी शुजात की जो दूसरी बहनें हैं उनका भी ज़ोर है, इस वजह से वो अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ सके। और आप देखेंगे जब परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हुए तो उस वक्त भी उनके साथ चौधरी शुजात की एक बहन थी, यानी उनकी साली उनके एक साथ थी। तो उन पे ख़ानदान का भी कुछ प्रेशर है। लेकिन अभी जो मुस्तकबिल ये करीब में बात करें तो अभी नज़र नहीं आ रहा कि फ़ौरी तौर पे जो है चौधरी परवेज़ इलाही छोड़ देंगे। लेकिन ये सियासत है, हो सकता है कि अगली मुलाकात मुतवक्का है चौधरी शुजात की, उसमें परवेज़ इलाही छोड़ दें। लेकिन जो लास्ट मुलाकात हुई अभी तक वो अपनी जगह स्टैंड किए हुए हैं। ऑलराइट जी, सो मामला जो है ना वो घर की ख़वातीन से काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पावर ऑफ सजेशन भी है और जाहिर है लेकिन मतलब इन्फ्लुएंस भी होता है। ये भी एक सवाल बनता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मतलब अब बहुत ज़्यादा ही टोटली डिपेंड्स ऑन हिज सन्स डिसीजन मेकिंग, तो उनके फैसले जो होते हैं, and maybe wife and his sister-in-law, as Rais साहब just mentioned. वेलकम बैक जी। गुलकार अमार बेग हैं हमारे साथ, जिनका नया गाना आया है और वारिस बेग साहब के साहबजादे हैं, बड़े सुरीले हैं। इनसे हमने बातें भी करनी है, गाने भी सुनने हैं, लेकिन एक छोटी सी खबर जरा इंक्लूड करना जरूरी हो गया। बहुत बड़ी खबर है भाई ये, मतलब जरा क्विकली, मेरा मतलब है कहने का मतलब है कि हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। पाकिस्तान में खवातीन को बाख्तियार तरक्की के मसावी मौके फराहम करने के लिए 2016 में लाहौर से विमेन ऑन व्हील्स का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और फिर कराची में भी खवातीन को इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग आपको पता ही फराहम की गई। मगर अब हुकूमत ने मुल्क की सतह पे विमेन इन व्हील्स प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। हाउ ग्रेट इज दैट? क्योंकि मैं सच बताऊं तो एक चीज होती है ना, स्टार्ट होती है फिर आपको पता नहीं होता वेयर इट विल गो, लेकिन दिस इज, हमने जितनी खवातीन सड़कों पे अब अपनी मोटर बाइक्स चलाते हुए देखी है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। मतलब एक अच्छी चीज को अगर आप प्रमोट करना शुरू कर दें, इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो वो फैल जाती है। और 22,000 खवातीन को एक्चुअली इसके तहत जो है वो स्कूटी मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी, विच इज अ ह्यूज नंबर। दैट इज वेरी ट्रू।
अच्छा, इसी पे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के रूहे रवां सलमान सूफी साहब। बिल्कुल जी, खालिक वज़ीर आज़म के इस्लाहाती प्रोग्राम के सरबराह भी हैं। सलमान सूफी हमारे शो पे बहुत बार आ भी चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की आपकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कंट्रीब्यूशन है। तो ये बताएं कि विमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, और अब आप बता रहे हैं कि ये पूरी मुल्क की सतह पे जाएगा। तो ये कब होगा, ऐसा कब मिलेंगी स्कूटियां? बेसिकली आपको ये पता करना था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। जिस तरह वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम का आपको पता है कि इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम जो कि पंजाब में 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे तब स्टार्ट हुआ। तो उसने एक इनकलाब लेके आया है पाकिस्तान की ख़वातीन की मोबिलिटी के सिलसिले में, कि जिस तरह पहले ये पंजाब में था, लेकिन अब आपको KP, सिंध, बलूचिस्तान, GB और हर पाकिस्तान के जगह पे आपको कहीं ना कहीं ख़वातीन नज़र आ जाती हैं, जो कि इस प्रोग्राम की अवेयरनेस के तहत मुमकिन हुआ। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। तो इसीलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल के साथ नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन इस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है, जिसमें 22,000 जो ख़वातीन को सब्सिडाइज रेट पे स्कूटीज़ और मोटरसाइकिल फराहम की जाएंगी, और उसकी जो सारी डिटेल्स है वो अनाउंस कर दी जाएंगी। लेकिन उसके कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि इसमें आपकी जो सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए परमानेंट। आप स्टूडेंट हों, आप पोलियो वर्कर हों, आप प्राइवेट जॉब कर रही हों, आप गवर्नमेंट जॉब कर रही हों, सैलून वर्कर्स हों, आप अपना बिजनेस करती हों या बिजनेस स्टार्ट कर रही हों, तो वो आप सब इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सिर्फ एक मकसद है कि ख़वातीन जो पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा का हमारा जो है आबादी है, उनको मोबिलिटी तो दी जाए कि ताकि वो अपने काम कर सकें, अपने कारोबार स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जब तक उनके पास मोबिलिटी नहीं होगी और वो रहेंगी अपने घर वालों के ऊपर रहेंगी कि भाई उनको लाने ले जाने के लिए मदद की ज़रूरत रहेगी, तो वो आप पाकिस्तान को किस तरह उस स्टेज पे ला सकते हैं कि जिसमें पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पे इंडिपेंडेंट हो सके, जब तक आपकी आधी पॉपुलेशन ही है वो घर बैठी हुई है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सूफी साहब। बहुत अच्छी बात की है कि जब तक मोबिलिटी नहीं होगी तो वो किस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। लाइसेंस होना ज़रूरी है। सो आप अभी से, अगर आप ये रियायती निर्खों पे सब्सिडाइज रेट पे स्कूटी लेना चाहती हैं, सो आप ट्रेनिंग लें और लाइसेंस हासिल करें।